आज हम एक बड़े बहुत बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। ये आजादी, ये स्वतंत्रता आखिर आती कहाँ से है? क्या कोई सरकार देती है या समाज को मतलब खुद लेनी पड़ती है? हम राज्य, समाज और स्वतंत्रता के बीच का वो नाजुक सा बैलेंस समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये ऐसा बैलेंस है ना जो इतिहास में बहुत ही कम समाज हासिल कर पाए हैं सही मायनों में। ज्यादातर या तो राज्य के नीचे दब गए या फिर समाज ही बिखरा रहा। इसको समझने के लिए चलिए कुछ मेन आइडियाज और हाँ कुछ मजेदार किस्से देखते हैं इतिहास से। हाँ, शुरू करते सबसे पुरानी कहानियों में से एक से, गिलगमेश। हमें एक सिस्टम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उसके लिए राज्य बनता है। पर क्या वही राज्य, जैसे हमने सीरिया में देखा, वो खुद ही एक खतरा नहीं बन सकता? सही कहा, ये गिलगमेश प्रॉब्लम है। दार्शनिक हॉब्स ने इसी को लेविथान कहा था। एक बहुत शक्तिशाली राज्य जो हमें आपसी लड़ाई झगड़े, जिसे वो वॉर कहते थे, उससे बचाता है। पर यही लेविथान अगर बेलगाम हो जाए तो फिर वो निरंकुश बन जाता है, डिस्पोटिक, जैसे जर्मनी या चीन के इतिहास में हमने देखा है, जहां राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर है और समाज दबाव है। और दूसरी तरफ जहां राज्य एकदम कमजोर हो या हो ही ना, वो हो गया एब्सेंट लेविथान, मतलब लेविथान है ही नहीं। जैसे कॉन्गो के कुछ इलाके, वहां सरकार बस नाम की है, लोग अपनी सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए खुद ही, वो कहते हैं ना, देब्रुए वू, जुगाड़ करते हैं। लेकिन वहां भी असली स्वतंत्रता तो नहीं है फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये स्वतंत्रता, ये आजादी मिलती कैसे है? कोई राजा देता है? इतिहास देखें तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि स्वतंत्रता तोहफे में मिली हो। इसे लेना पड़ता है, लड़कर, जैसे ब्रिटेन में सफ्रेजिस्ट ने किया वोट के अधिकार के लिए। हाँ, वो तो संघर्ष था। हाँ, तो यहीं पर वो नैरो कॉरिडोर वाली बात आती है, संकरी गली। ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ये नैरो कॉरिडोर एक कह लीजिए एक आइडियल सिचुएशन है, जहां राज्य भी ताकतवर है और समाज भी, और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में है एक तरह से। राज्य अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, कानून, व्यवस्था, टैक्स वगैरह, और समाज वो भी ऑर्गेनाइज होता है, मजबूत बनता है, ताकि राज्य पर लगाम रख सके, सवाल पूछ सके। इसी को कहते हैं रेड क्वीन इफेक्ट। रेड क्वीन, एलिस इन वंडरलैंड वाली। हाँ वही, जैसे उसे अपनी जगह पर बने रहने के लिए लगातार दौड़ना पड़ता था, वैसे ही स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए समाज और राज्य दोनों को लगातार एक्टिव रहना पड़ता है, मजबूत बने रहना पड़ता है। मतलब स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, एक प्रोसेस है, लगातार चलने वाला। एक सतत दौड़। तो इस कॉरिडोर, इस गली के बाहर क्या है फिर? आपने दो एक्सट्रीम बताए थे। हाँ, एक तरफ तो है डेस्पोटिक लेवियाथन, निरंकुश राज्य, चीन जैसा, जहां राज्य हावी है। दूसरी तरफ है एब्सेंट लेवियाथन, राज्य कमजोर। लेकिन यहां एक और चीज है, समाज खुद अपने ही बनाए नियमों में जकड़ा हो सकता है। इसे कहते हैं केज ऑफ नॉर्म्स, मतलब रिवाजों का पिंजरा। रिवाजों का पिंजरा, ये कैसे? जैसे नाइजीरिया में टिव लोग हैं या घाना में अकान। वहां शायद कोई बड़ा राजा या तानाशाह ना हो, पर समाज के नियम परंपराएं इतनी सख्त होती हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ नया करना या ज्यादा तरक्की करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वतंत्रता दब जाती है। ये राज्य बनते क्यों हैं? मतलब जहां पहले नहीं थे वहां कैसे खड़े हो जाते हैं? अक्सर इसके पीछे होती है सत्ता की इच्छा, विल टू पावर। कुछ लोग या कोई ग्रुप ज्यादा पावर चाहता है, वो मौजूदा रिवाजों को तोड़ते हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद ने अरब कबीलों को जोड़ा, या शाका जुलू ने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, या हवाई में कमेहामेहा ने। अच्छा, ये लोग व्यवस्था लाते हैं, पर यही एक खतरा भी है, वो स्लिपरी स्लोप वाली बात, फिसलन भरी ढलान। हाँ, मतलब राज्य बनाने के चक्कर में कहीं वो इतना ताकतवर न हो जाए कि समाज का कंट्रोल ही खत्म हो जाए और वो निरंकुश बन जाए। और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है कॉरिडोर के बाहर? देखिए, जहां एब्सेंट लेवियाथन है और वो रिवाजों का पिंजरा है, वहां इनोवेशन, नई सोच, व्यापार, ये सब मुश्किल से पनपते हैं। जैसे जाम्बिया के टोंगा लोगों में अगर कोई ज्यादा कामयाब हो जाए तो बाकी लोग उससे जलते हैं, उसे अपनी दौलत बांटनी पड़ती है। या टीवी समाज में व्यापार पर कई पाबंदियां थी। अच्छा। और निरंकुश राज्य में वहां थोड़ी व्यवस्था आ सकती है, शायद थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, जैसे कमेहामेहा के हवाई में हुआ। लेकिन ये अक्सर शोषण पर टिका होता है, बराबरी नहीं होती। इब्न खल्दून ने सदियों पहले इसके बारे में लिखा था, शासकों के बनने बिगड़ने का एक चक्र। तो फिर नैरो कॉरिडोर में, उस संकरी गली में अर्थव्यवस्था कैसे अलग है? वहां होता है शेकल्ड लेवियाथन, जकड़ा हुआ लेवियाथन। जकड़ा हुआ मतलब राज्य ताकतवर है, सक्षम है, सड़कें, कानून सब ठीक है, लेकिन समाज ने उसे जकड़ रखा है, लगाम लगा रखी है। संसद है, कोर्ट है, प्रेस है। हाँ, समझी। यही माहौल बनाता है स्वतंत्रता, कानून का राज, और सबसे जरूरी, सबके लिए आर्थिक मौके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे मध्ययुगीन इटली के शहर थे, सिएना। हाँ, सिएना की वो पेंटिंग है ना, गुड गवर्नेंस वाली। बिल्कुल वही, वो उसी खुशहाली और आजादी को दिखाती है। फ्रांस के शैंपेन मेले या व्यापार के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियां, ये सब उसी माहौल में पनपा। तो यूरोप इस कॉरिडोर में घुसा कैसे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक अनोखी कहानी है। इसे यूरोपियन सिजर्स कहते हैं, कैंची। हाँ, एक ब्लेड था जर्मेनिक कबीलों की पुरानी परंपराएं, जहां सभाएं होती थी, लोग मिलके फैसले लेते थे। और दूसरा ब्लेड था रोमन एम्पायर का सिस्टम, लिखित कानून, एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों के मिलने से धीरे धीरे ऐसे राज्य बने जहां राजा की भी ताकत थी और समाज की भी, दोनों साथ साथ बढ़े। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, फिर पार्लियामेंट का बनना, ये सब इसी प्रोसेस का हिस्सा थे। समाज ने राजा पर लगाम कसी। और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसका इससे क्या लेना देना? वो इसी नैरो कॉरिडोर का आप कह सकते हैं इकोनॉमिक नतीजा था, खासकर इंग्लैंड में 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद। हाँ, उस क्रांति ने संसद को सुप्रीम बना दिया, प्रॉपर्टी राइट सुरक्षित हुए, पेटेंट सिस्टम आया, नई खोजों के लिए अदालतें आजाद हुई। इस पूरे माहौल ने जेम्स वॉट जैसे लोगों को स्टीम इंजन को बेहतर बनाने का मौका दिया, और जॉन हैरिसन जैसे एक मामूली बढ़ई को भी वो हिम्मत दी कि वो समंदर में जहाज का सही देशांतर बताने वाली घड़ी, क्रोनोमीटर बना सके, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पा रहे थे। जॉन हैरिसन, हाँ, उनकी कहानी तो कमाल है। बिल्कुल, एक आम कारीगर, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था।
ये दिखाता है कि जब समाज लोगों को सवाल उठाने, एक्सपेरिमेंट करने, पुरानी सोच को चैलेंज करने की आजादी देता है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। दुनिया भर में समाज और सरकारें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इसका लोगों की जिंदगी पर बहुत अलग अलग असर पड़ता है। आज हम ऐसे ही 2 खास पैटर्न देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहला है नियमों का पिंजरा। इसको समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं, जहाँ ये जो जटिल जाति व्यवस्था है उसने समाज को कैसे बांटा है। हाँ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसी पे जोर दिया था कि जब वफादारी सिर्फ अपनी जाति तक हो तो फिर वो बड़ी सामूहिक कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। अच्छा। और ऐसी कार्रवाई जरूरी होती है राज्य को जवाबदेह बनाने के लिए। yes. इसका एक आर्थिक पहलू भी था, जैसे जजमानी सिस्टम। जजमानी वो क्या था? वो एक पुरानी व्यवस्था थी, मतलब अलग अलग जातियों के बीच सेवाओं का लेन देन होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी तय नियमों पर, स्किल या मार्केट रेट पे नहीं। ओ, तो मतलब फिक्स था सब कुछ। हाँ, एक तरह से। तो इससे आर्थिक तरक्की में रुकावट आई, है ना। और अगर हम इतिहास देखें तो स्थानीय राजनीति जैसे पंचायतें वगैरह, उनमें अक्सर ऊंची जातियों का, खासकर ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। तो ये सामाजिक संरचना ने आर्थिक और शायद राजनीतिक मौकों को भी पूरी तरह पनपने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी तुलना अगर हम यूरोप से करें तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ राज्य और समाज के बीच क्या कहते हैं, एक तरह की होड़ चली। होड़? हाँ, जैसे कुछ लोग रेड क्वीन इफेक्ट कहते हैं, जैसे वो किताब में है ना, रेड क्वीन को वहीं रहने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। हाँ, एलिस वाली। वही। तो यूरोप में जब समाज मजबूत हुआ तो राज्य को भी होना पड़ा, और जब राज्य ताकतवर हुआ तो समाज को भी खुद को संगठित करना पड़ा। तो इस खींचतान ने बेसिकली दोनों को ज्यादा मजबूत बनाया। ये काफी दिलचस्प है कि भारत में सामाजिक नियम इतने हावी रहे। अच्छा, अब सऊदी अरब की तरफ चलते हैं। वहाँ भी ये नियमों का पिंजरा दिखता है, पर शायद अलग तरह से। हाँ, सऊदी अरब में मामला थोड़ा अलग है। वहाँ जो सऊद शाही परिवार है और वहाबी इस्लाम की जो कट्टरपंथी विचारधारा है, उनके बीच एक गठजोड़ है। अच्छा। और इस गठजोड़ ने समाज पर जो पहले से मौजूद कबीलाई और पारंपरिक नियम थे, उन पर एक और परत चढ़ा दी, शिकंजा और कस गया। और इसे लागू कौन करवाता है? इसके लिए मुताबिन है, मतलब धार्मिक पुलिस। वो लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर, उनके व्यवहार पर नजर रखते हैं। ओह। आपको शायद वो मक्का की स्कूल वाली घटना याद हो, आग लगी थी और बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया गया था। हाँ, सुना था, बहुत भयानक था वो तो। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लामी लिहाज से पूरे कपड़े नहीं पहने थे। ये दिखाता है कि नियम कितने सख्ती से लागू किए जाते हैं। और इसका महिलाओं पर क्या असर रहा है? महिलाओं पर तो बहुत गहरा असर पड़ा है। वो पुरुष अभिभावक सिस्टम है ना, मेल गार्डियनशिप। हाँ। उसके तहत उन्हें जिंदगी के कई फैसलों के लिए किसी पुरुष रिश्तेदार की इजाजत लेनी पड़ती है। काम करने या अकेले आने जाने पर भी पाबंदियां रही हैं। हालांकि अब कुछ बदल रहा है, और इन सबको अक्सर धर्म की आड़ में सही ठहराया जाता है। एक स्टडी है बर्स्टीन की, वो काफी रोचक है। क्या दिखाती है वो? वो ये दिखाती है कि प्राइवेट में, मतलब निजी बातचीत में, कई सऊदी पुरुष महिलाओं के काम करने के सपोर्ट में हैं, लेकिन पब्लिकली ऐसा कहने से हिचकते हैं। क्यों? समाज के डर से। हाँ। सामाजिक दबाव या आलोचना का डर होता है। तो निजी सोच और पब्लिक दिखावे में काफी फर्क है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी धर्म का ये इस्तेमाल उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे उसामा बिन लादेन ने उसी वहाबी विचारधारा का इस्तेमाल करके सऊदी शासन को ही चैलेंज कर दिया था। अच्छा। चलिए अब दूसरे पैटर्न पर आते हैं, कागजी लेवायात। ये नाम ही बड़ा अजीब है। मतलब कोई राज्य जो कागजों पर तो बड़ा मजबूत दिखे, पर असल में? हाँ, असल में वैसा हो नहीं। अर्जेंटीना इसका एक अच्छा उदाहरण है। अर्जेंटीना कैसे? जेवियर ओयरो की एक स्टडी है, वो बताती है कि अर्जेंटीना में आम लोगों का सरकारी दफ्तरों के साथ एक्सपीरियंस कितना थकाने वाला होता है। अच्छा। घंटों इंतजार, नियम कभी भी बदल जाते हैं मनमाने ढंग से, और लोगों के साथ नागरिकों जैसा बर्ताव नहीं होता, बल्कि जैसे वो राज्य के मरीज हों। मरीज मतलब जिनकी अर्जी पर शायद सुनवाई हो, शायद ना हो, कोई गारंटी नहीं। जैसे वो नेशनल आईडी कार्ड, डीएनआई बनवाने वाला ऑफिसर, वहाँ की अफरा तफरी एक आम मिसाल है। ये तो मैक्स वेबर के आइडिया से बिल्कुल उल्टा है। वो तो नौकरशाही को बड़ा कुशल और तर्कसंगत मानते थे। हाँ, वेबर का तो एक आदर्श था कि नौकरशाही एकदम एफिशिएंट होगी, नियमों पर चलेगी, बिना भेदभाव के काम करेगी। पर अर्जेंटीना जैसे कागजी लेवायथन वाले राज्य, वो ऊपर से तो मॉडर्न दिखते हैं। हाँ, बड़ी बिल्डिंगें, डिपार्टमेंट, सब कुछ, लेकिन अंदर असली क्षमता, वो कैपेसिटी नहीं होती। दिखावा ज्यादा है, हकीकत कम। और ऐसा क्यों होता है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक बड़ी वजह यह है कि जो देश का एलीट वर्ग है, मतलब अमीर और पावरफुल लोग, वो एक मजबूत और संगठित समाज से डरते हैं। डरते हैं? क्यों? उन्हें लगता है कि अगर आम लोग ज्यादा ताकतवर हो गए, संगठित हो गए, तो उनके अपने हितों को खतरा हो सकता है। अच्छा, इसका कोई और उदाहरण? हाँ, जैसे घाना में क्वामे नक्रुमा का दौर था। उन्होंने अपने देश के बिजनेस वालों को बढ़ावा देने के बजाय विदेशी कंपनियों को ज्यादा पसंद किया। क्यों भला? शायद इसलिए कि उन्हें डर था कि अगर लोकल व्यापारी ज्यादा मजबूत हो गए तो वो राजनीतिक तौर पर उन्हें चुनौती दे सकते हैं। फिर कई बार राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी परियोजनाएं शुरू कर दी जाती हैं जिनका कोई आर्थिक मतलब नहीं होता, सिर्फ वोट के लिए। हाँ, वोट या समर्थन के लिए। इसमें जो कॉलोनियल विरासत है उसका भी हाथ है। वो ढांचा तो असल में जनता पर कंट्रोल रखने के लिए बना था, उनकी सेवा के लिए नहीं। और आज का जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो भी अक्सर इन कमजोर राज्यों को मान्यता और मदद देता रहता है, बिना ये देखे कि अंदर से वो कितने खोखले हैं। तो वो जैसे तैसे चलते रहते हैं। और जब ये कागजी ढांचा पूरी तरह चरमरा जाता है तो फिर नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। राज्य पूरी तरह फेल हो सकता है, देश में संघर्ष छिड़ सकता है। लाइबेरिया का उदाहरण देखिए। लाइबेरिया में क्या हुआ? सालों तक भयानक गृह युद्ध चला। एक वक्त तो ऐसा आया कि राजधानी की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाया। एक भी नहीं। और हद तो तब हो गई जब देश के लिए नए करेंसी नोट छापे गए और वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। समाज और सरकार के बीच का ये जो रिश्ता है, ये बड़ा नाजुक होता है ना? हाँ, मान लीजिए एक गलियारा है, जिसके एक तरफ है सरकार, जो बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा ताकतवर है, तानाशाही जैसी। हाँ, तानाशाही, जहाँ लोगों पर जुल्म हो सकता है। और गलियारे की दूसरी तरफ है एकदम कमजोर सरकार और समाज इतना हावी की कोई व्यवस्था ही नहीं, अराजकता। बिल्कुल अराजकता। तो
सबसे सही जगह है इस गलियारे के बीच में। अच्छा, मतलब वो जगह जहाँ सरकार और समाज दोनों मजबूत हो और शायद एक दूसरे पर नजर भी रखें। हाँ, एक दूसरे को संतुलित करें। जैसे एक तरह की आप कह सकते हैं रचनात्मक खींचतान चलती रहती है। इससे दोनों की क्षमताएं बढ़ती हैं। हाँ। सरकार बेहतर काम करने की कोशिश करती है, तो समाज भी ज्यादा संगठित होता है, अपनी बात रखता है। और जब समाज सवाल पूछता है तो सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। सही बात। मुश्किल तब होती है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है किसी भी तरफ। जैसे चिली में हुआ था 70 के दशक की शुरुआत में। हाँ, वो एक दुखद उदाहरण है। साल्वाडोर अहिंदे की सरकार थी। उन्होंने कोशिश तो की कि संवैधानिक दायरे में रहकर, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से बड़े बदलाव लाएं, समाजवाद की तरफ बढ़े, लेकिन समाज वो उस वक्त बुरी तरह बटा हुआ था। और दिक्कत ये थी कि आइंदे के अपने जो समर्थक थे, उनके गठबंधन में भी कुछ लोग ऐसे थे जो संवैधानिक तरीकों पर शायद उतना यकीन नहीं रखते थे। अच्छा। हाँ, तो कुछ जैसे मजदूर समूह थे, उन्होंने कानून को ताक पर रखकर खेतों पर, कारखानों पर कब्जे करने शुरू कर दिए और सरकार वो उन्हें रोक नहीं पा रही थी। इससे तो समाज के दूसरे तबके, खासकर जो अमीर लोग थे, वो डर गए होंगे। जाहिर सी बात है, उन्हें लगा कि भाई हमारी जमीनें छीन जाएंगी, हमारे कारखाने चले जाएंगे, तो वो टकराव बढ़ता गया। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और ऐसे में बाहरी ताकतों को भी मौका मिल गया। अमेरिका का नाम आता है इसमें। बिल्कुल, CIA ने ऐसा कहा जाता है और रिपोर्ट्स भी हैं कि आइंदे सरकार को अस्थिर करने के लिए काफी पैसा खर्च किया। कहाँ? विरोधी राजनीतिक दलों को दिया, मीडिया को, जैसे एक अखबार था एल मर्क्यूरियो, ट्रेड यूनियनों को, उनको मदद दी। यहाँ तक कि कहते हैं कि राष्ट्रपति निक्सन ने तो सीधे कहा था कि आइंदे को रोकना है। और CIA ने उन फौजी अफसरों से भी राब्ता रखा जो तख्ता पलट की सोच रहे थे। हथियार देने तक की बात हुई थी। और फिर 1973 में तख्ता पलट हो ही गया। हाँ, हो गया। अब इसमें अमेरिका की सीधी भूमिका थी या नहीं, इस पर बहस है, लेकिन यह साफ था कि अमेरिका ने इसे रोका नहीं, बल्कि शायद चाहा ही था। और नतीजा भयानक था। जनरल पिनोशे की तानाशाही आ गई, हजारों लोग मारे गए, हजारों को जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई। चिली जो है वो उस गलियारे से, उस संतुलन से बिल्कुल बाहर निकलकर तानाशाही में चला गया। लेकिन हमेशा अंत इतना बुरा नहीं होता है ना। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण कुछ उम्मीद देता है। वहां तो दशकों तक रंगभेद चला। हाँ, दक्षिण अफ्रीका का मामला वाकई उम्मीद जगाता है। रंगभेद यानी अपार्थाइड, वो एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी और वो बनाई ही गई थी मूल रूप से जो श्वेत किसान थे और खदानों के मालिक थे, उनके आर्थिक फायदे के लिए। जो अश्वेत आबादी थी, उन्हें तो राजनीतिक अधिकारों से पूरी तरह बाहर रखा गया था। उनकी जमीनें छीन ली गईं। हाँ, जमीनें छीनी, उन्हें बस सस्ते मजदूर की तरह इस्तेमाल किया गया। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, सब रास्ते बंद थे। तो फिर इतनी गहरी जड़ों वाली व्यवस्था खत्म कैसे हुई? इसमें कई चीजों का हाथ था। सबसे अहम तो अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों का अपना संघर्ष था, जो बहुत लंबा चला, अथक। ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने उसका नेतृत्व किया। लेकिन साथ ही एक नया गठबंधन भी बना, जो श्वेत उद्योगपति थे, जिनके हित शायद रंगभेद से उतने नहीं जुड़े थे जितने किसानों या खदान मालिकों के। अच्छा। वो बदलाव के लिए तैयार हुए। उन्होंने ANC और जो उभरता हुआ अश्वेत मध्यवर्ग था, उसके साथ हाथ मिलाया। और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं की भूमिका वो तो बहुत बड़ी रही होगी। निश्चित रूप से मंडेला ने सुलह और माफी पर बहुत जोर दिया। उन्होंने श्वेत समुदाय का भरोसा जीतने के लिए कई कदम उठाए, जैसे वो रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल में। हाँ, 1995 में जब उन्होंने स्प्रिंगबॉक जर्सी पहनी थी, जो श्वेत टीम का प्रतीक थी। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। और इसके अलावा BEE यानी ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसी नीतियां लाई गई। उसका क्या मकसद था? मकसद यह था कि अश्वेत समुदाय को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी मिले, ताकि जो श्वेत समुदाय का डर था कि नई सरकार में सब कुछ छीन जाएगा, वो डर कम हो। तो इन सब कोशिशों से दक्षिण अफ्रीका तानाशाही से निकलकर वापस लोकतंत्र के रास्ते पर उस गलियारे में आ पाया। ये तो हुए राष्ट्रीय स्तर के उदाहरण। क्या ये संतुलन सिर्फ देशों के स्तर पर ही बनता बिगड़ता है, या शहरों में, मतलब स्थानीय स्तर पर भी कुछ हो सकता है? लागोस और बोगोटा का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प मामले हैं। लागोस नाइजीरिया में, बोगोटा कोलंबिया में। ये दोनों शहर कभी ऐसे थे जहां सरकार का इकबाल खत्म हो चुका था, मतलब कागजी शेर जैसी हालत थी। कानून व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं सब चरमराई भी होंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर वहां कुछ स्थानीय नेताओं ने हिम्मत दिखाई। जैसे लागोस में पहले बोला टिनुबू और फिर फशोला गवर्नर बने। उन्होंने टैक्स व्यवस्था को सुधारा। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट शुरू किया, टैक्स वसूली का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और शहर की आमदनी बढ़ी। और उस पैसे से फिर शहर की सेवाएं सुधारी गईं, कूड़ा उठने लगा, सुरक्षा बेहतर हुई, लोगों को लगा कि हाँ, सरकार कुछ कर रही है। और बोगोटा में भी मेयर कास्त्रो और फिर मुकुल्स ने प्रशासन सुधारा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। लेकिन उन्होंने एक और काम किया, सिविक कल्चर यानी नागरिक संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब लोगों को यह एहसास दिलाया कि ये शहर उनका है, नियम उनके भले के लिए हैं, तो नियमों का पालन करना, साफ सफाई रखना, इन चीजों पर जोर दिया। यानी उन्होंने सिर्फ सरकार की ताकत नहीं बढ़ाई, बल्कि समाज का भरोसा और सहयोग भी जीता। बिल्कुल, यही खास बात है। उन्होंने दिखाया कि अगर सरकार काम करके दिखाए, जवाबदेह हो, तो लोग भी साथ देते हैं, टैक्स भी देते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं। ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर ये भी उस संतुलन को बनाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे उदाहरणों से ये बात तो साफ है कि सरकार और समाज के बीच का ये संतुलन कितना जरूरी है, पर कितना नाजुक भी। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाती है। सही कहा, ये कोई बना बनाया रास्ता नहीं है जिस पर देश बस चलते जाते हैं। चिली जैसे देश रास्ते से भटक सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश बहुत संघर्ष और समझौते के बाद वापस आ सकते हैं, और लागोस या बोगोटा जैसी जगह मुश्किल हालात में भी सही दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। मतलब इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, सही नीतियां बनानी पड़ती हैं, अलग अलग समूहों के बीच गठबंधन समझौते करने पड़ते हैं, अच्छा नेतृत्व चाहिए होता है, और सबसे जरूरी एक जागरूक और सक्रिय समाज चाहिए जो सरकार पर नजर रखे, सवाल पूछे, जवाबदेही मांगे। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुक नहीं सकती। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन स्रोतों से जो बातें निकल कर आईं, उनका ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए उपयोगी रहा होगा। क्या ये जानकारी, ये चर्चा स्पष्ट लगी? इसे समझने में आसानी हुई? और इस प्रस्तुति को, इस बातचीत को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अगर कोई विचार हो तो जरूर बताएं।